भारतवर्ष एक महान सभ्यता, जहाँ सदा चेहरे पर गौरव था, जहाँ मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। लेकिन इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। बाहरी आक्रांताओं ने इस देश को छल्ली छल्ली कर दिया था। ये बात तब की है जब व्यापार करने आए हुए अंग्रेजों ने पूरे भारतवर्ष में अपना हक दिखाना शुरू कर दिया था। पूरा भारतवर्ष गुलामी की इन बेड़ियों में बनता चला जा रहा था। लेकिन जब इस गुलामी की बेड़ियां झांसी की तरफ बढ़ने लगी, तब आजादी की एक ऐसी लहर उठी जिसने पूरे भारतवर्ष को जागरूक कर दिया। जहां दूसरी रियासतें अंग्रेजों के सामने अपनी नाक रगड़ रही थी, वही झांसी की मिट्टी को इस गुलामी की बेड़ियां बंदी न बना पाई। जब इसी हिंसा और अत्याचार के बीच घायल हो रही थी भारत माँ, तब इस मातृभूमि के रक्षण हेतु स्वतंत्रता की तलवार लेकर इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ के भारतवासियों में स्वतंत्रता की लहर जागृत करने वाली एक वीर पराक्रमी रानी की कहानी आज हम सुनने वाले हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी मशाल थी जिसने गुलामी के बीच पूरे भारतवासियों के अंदर आजादी की ज्वाला प्रज्वलित की, जिनके पराक्रम और वीरता से अंग्रेजों की रातों की नींद ही उड़ गई थी। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी शेरनी थी जिन्हें युद्ध में लड़ता देख अंग्रेजों की रूह तक कांप जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने ना कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि केवल 28 साल की आयु में वीरता के साथ ब्रिटिश काल में ही छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद फिर से अपने नेतृत्व में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। 24 अगस्त 1660 ये वो समय था जब अंग्रेज पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप सूरत के बंदरगाह पर व्यापार करने के इरादे से उतरे। 20 वर्ष बाद कंपनी ने कोलकाता में एक कारखाना स्थापित करके भारत के पूर्वी भागों में अपनी उपस्थिति फैलाई। 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। विविध रियासतों में फैला ये प्रदेश सोने की चिड़िया है, ये अंग्रेज समझ चुके थे और इन्हीं रियासतों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने एक एक राज्य को विभाजित करके उनमें फूट पाड़ नीति से उनको पराजित करने की योजना बनाई। अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकों के सामने तलवार की धार कम होने लगी थी। पूरे भारतवर्ष में गुलामी और अत्याचार के काले बादल मंडरा रहे थे। इसी अंधकार में एक प्रकाश की ज्योत लिए 19 नवंबर 1828 में भारत के बनारस शहर में एक मराठा ब्राह्मण परिवार में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उनका नाम माँ काली के सम्मान में मणिकर्णिका रखा। प्यार से उन्हें सब मनु बुलाने लगे। जब मनु 5 वर्ष की थी तभी उनकी माँ भागीरथी बाई की मृत्यु हो गई थी। मोरोपंत बिटूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए मोरोपंत मनु को अपने साथ पेशवा के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार से छबेली कहकर बुलाने लगे। पेशवा ने मनु के पालन पोषण की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली। पेशवा ने उन्हें अपनी बेटी की तरह संभाला। हर रोज पेशवा मनु को छत्रपति शिवाजी महाराज की और उनके किए पराक्रमों की कहानियां सुनाते, जिससे मनु का दिल आजादी के लिए दहज उठता था। मनु हर रोज तात्या टोपे के मार्गदर्शन में नाना साहेब के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करती थी। एक ब्राह्मण होने पर भी उनमें शतरानी के सारे गुण थे। तलवारबाजी हो, निशानाबाजी हो या घुड़सवारी हो, इन सभी में वो माहिर होती चली जा रही थी। एक बार ऐसे ही पेशवा के बेटे नाना साहेब हाथी की सवारी कर रहे थे। तभी मनु को भी हाथी की सवारी करने की इच्छा हुई, लेकिन किसी ने उनको हाथी की सवारी और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। वक्त बीतता गया और समय के परिवर्तन के साथ साथ पेशवा की छोटी सी छबेली अब 14 वर्ष की हो गई थी। पेशवा की इस पराक्रमी कन्या की खबर पूरे भारतवर्ष में फैल गई थी और यहाँ झांसी को भी ऐसे ही कन्या की तलाश थी। जैसे ही झांसी में मणिकर्णिका की खबर पहुंची, वैसे ही थोड़े दिनों बाद मनु के लिए झांसी के राजा गंगाधर राव का रिश्ता आया। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। शादी के बाद मराठा परंपरा के अनुसार उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। 15 वर्ष की मनु अब झांसी की रानी बन चुकी थी। रानी हर शाम को अपने घोड़े पर बैठकर राज्य में भ्रमण करने जाती थी। धीरे धीरे करके रानी लक्ष्मीबाई ने पूरे झांसी को अपना बना दिया। लेकिन अंग्रेजों का बार बार झांसी की राजनीति में हस्तक्षेप करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अंग्रेज झांसी के ही क्षेत्र में लोगों पर अत्याचार करते और उनके पशुओं को जबरदस्ती बंदी बनाकर मार कर खा जाते। जब ये बात रानी लक्ष्मीबाई को पता चली तो वो आग बबूला हो उठी। जल्द ही उन्होंने सारे पशुओं को मुक्त किया और हो रहे अत्याचारों को रोक दिया। अब झांसी के लोगों में रानी के खिलाफ आदर जागृत होने लगा था, लेकिन अंग्रेजों के मन में झांसी के लिए और नफरत पैदा हो गई थी। कंपनी ये बात बखूबी जानती थी कि झांसी भारत के धनी रजवाड़ों में से एक है। जैसे तैसे करके वो अन्य रियासतों की तरह झांसी को भी हड़पना चाहते थे। अब झांसी को इंतजार था तो सिर्फ अपने उत्तराधिकारी का। समय बीतता गया और 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। उत्तराधिकारी के जन्म के जश्न में झांसी जगमगा रही थी। चारों तरफ बस खुशी का माहौल था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक झांसी में टिक न पाई। 3 महीने बीतने के बाद ही दामोदर राव की मृत्यु हो गई।
इस घटना के बाद तो रानी लक्ष्मीबाई पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। बेटे के निधन के बाद राजा गंगाधर राव को राज्य के उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। इसके अवसाद में आकर वह असाध्य रोग से पीड़ित हो गए। राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। थोड़े दिन बाद महाराज ने आनंद राव नामक एक बच्चे को गोद लिया, जो कि गंगाधर राव के चचेरे भाई वासुदेव राव का बेटा था, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। नियति के इस दुख भरे खेल को देख रानी लक्ष्मीबाई अंदर से तड़प रही थी। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1893 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई पर नीति जैसे अपने बार बार प्रहार कर रही थी। जैसे तैसे करके रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को संभाला। झांसी के खाली सिंहासन पर अंग्रेजों की कपटी नजरें मंडरा रही थी, लेकिन उनके ही साथ मित्रता किए हुए दुश्मन अपने ही घर के थे, और वो थे महाराज के चचेरे भाई सदाशिवराव, जिनको झांसी का सिंहासन पाने की लालसा थी। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दुख को त्याग अपने कर्तव्य को चुना और 10 जून 1857 को काशी तक काल दरबार बुलाया गया। अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव नेवालकर के नाम पर बुंदेलखंड धनाधनेश्वरी महारानी लक्ष्मीबाई का राज्याभिषेक हुआ। रानी ने शपथ ली, मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, तब तक मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। अब रानी लक्ष्मीबाई संपूर्ण बुंदेलखंड की साम्राज्ञी बन चुकी थी। झांसी अब पूरी तरह से रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में चल रही थी, और यही बात अंग्रेजों को खटक रही थी। अंग्रेजों को लगा कि ये भी बाकी सारी औरतों की तरह अपने पति की अस्थि लेकर काशी चली जाएंगी और हम यहाँ झांसी पर कब्जा कर लेंगे। अपना प्लान फंसता देख अंग्रेजों ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू करके मध्यरात्रि के बीच कैप्टन गॉर्डन द्वारा झांसी के किले पर कब्जा किया। दामोदर राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया और राज्य को अपने क्षेत्रों में मिला लिया। रानी लक्ष्मीबाई को पता था कि कभी न कभी हम किले में फिर से आएंगे, लेकिन अभी अपनों की जान खतरे में डालना मूर्खता ही होगी। इसी की वजह से रानी लक्ष्मीबाई को यह किला छोड़ना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपए की वार्षिक पेंशन दी गई और महल और किले को खाली करने का आदेश दिया गया। वो काफी दिनों तक किले के पास के रानी महल में रही। थोड़े ही दिनों बाद लंदन से पशु चर्बी वाले कारतूस भारत भेजे गए। इसको लेकर 10 मई 1857 को लखनऊ और बैरकपुर में भारतीय विद्रोह शुरू हुआ। अंग्रेजी सेना में नियुक्त सभी भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। झांसी 1857 के संग्राम का प्रमुख केंद्र बन गया था, जहां हिंसा भड़क उठी थी। विद्रोही सेनाओं ने कैप्टन गॉर्डन समेत सभी अंग्रेजी सेनाओं को मार दिया था। इसी को देख रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेनाओं में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में अपना सहयोग दिया। स्वतंत्रता संग्राम के बाद पूरे देश में अशांति फैल गई थी। अंग्रेजों का ध्यान झांसी से हटकर देश के दूसरे हिस्सों की ओर चला गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी सेना को और संगठित किया और झांसी पर फिर से अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। 1857 से लेकर 1858 तक झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व